जुलाई के महीने के बारे में हम बात करेंगे। जुलाई में मेष लगन वालों के लिए किस प्रकार का समय रहेगा। आपका ये लगन चार्ट आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। ये लगन चार्ट में जो ग्रहों की प्लेसमेंट आपको नज़र आ रही है, कुछ इसी तरीके की प्लेसमेंट आपको जुलाई महीने के दौरान देखने को मिलेगी। इसके साथ ही लेकिन गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये गोचरीय स्थितियाँ ही हैं जो आपको नज़र आ रही हैं। इसके साथ-साथ आपको अपने चार्ट में जो ग्रह स्थित हैं विभिन्न भावों में, उनको भी कंपेयर कर लेना चाहिए। सबसे पहले यहाँ हम ग्रहों की जो गोचरीय स्थिति है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये जो ग्रह हैं वो आपको क्या-क्या रिजल्ट प्रदान कर सकते हैं जुलाई महीने के दौरान। सबसे पहले अगर हम गोचरीय व्यवस्था में देखें तो सूर्य की बात करते हैं। सूर्य 15 जुलाई तक मिथुन राशि में गोचर करने वाले हैं। इसके बाद ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध का गोचर 17 जुलाई से कर्क राशि में होगा और ये वक्री हो जाएंगे 17 जुलाई से। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बुध जो है वो कर्क में ही वक्री रहने वाले हैं इस मंथ में। शुक्र अगर देखा जाए तो शुक्र वृषभ राशि में रहेंगे और 26 जुलाई से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल का गोचर सिंह राशि में होगा और 28 जुलाई से ये कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति का गोचर है ऑलरेडी मिथुन राशि में, तो ये मिथुन में ही आपको नजर आने वाले हैं। इसके साथ साथ शनि आपको मीन राशि में नजर आने वाले हैं। चंद्रमा आपको 1 जुलाई को कन्या राशि में देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही राहु कुंभ राशि में और केतु आपको सिंह राशि में देखने को मिलेंगे, जो कि अपना राशि परिवर्तन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं यहाँ पे सबसे पहले लग्नेश की। लग्नेश आपके मंगल बनते हैं और मंगल का जो गोचर हो रहा है इस मंथ में वो आपके पंचम भाव में हो रहा है। पंचम भाव में यहाँ मंगल केतु के साथ काफी ज्यादा विस्फोटक स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। तो ये मंथ में कहीं ना कहीं संतान के साथ आपके रिलेशनशिप बिगड़ सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है। आप काफी ज्यादा झगड़ालू हो सकते हैं। बहुत ही ज्यादा अनसर्टेनिटी आपके मन में रहेगी। अगर मान लो आपका चंद्रमा भी अब मंगल और केतु के प्रभाव से अगर प्रभावित होता है, तो इस केस में आपको और भी ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। यहाँ पे मंगल आपके चार्ट में अष्टमेश भी है और लग्नेश भी है, तो ये जो स्थिति बन रही है मंगल केतु का कंजक्शन, ये आपके लिए अकल्ट से संबंधित कार्य करने, रिसर्च वगैरह करने या कोई भी प्रकार का मिस्टीरियस वर्क करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप अपने जीवन में आध्यात्मिक प्रोग्रेस चाहते हैं या आध्यात्मिक ग्रोथ चाहते हैं, तो ये स्थिति आपको काफी फायदा दे सकती है। बट कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा आपको खुद से भी यहाँ डिटेच करेगा। डिटेच इसलिए करेगा क्योंकि यहाँ एक बहुत ही ऐसी स्थिति बन रही है जहां पर आप में धैर्य बिल्कुल भी नहीं होगा। और केतु के साथ अगर मंगल आ जाते हैं तो ये और भी ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है। इसलिए आपको यहाँ थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। कोई भी निर्णय आप बहुत ज्यादा जल्दी ना लें, ब्लाइंडली बिना सोचे समझे कोई भी फैसला ना करें। ये फैसला हो सकता है कि आपका इनकम को लेके होगा, ये फैसला किसी रिश्ते को लेके हो सकता है या आपके करियर को लेके हो सकता है। मंगल फिर यहाँ अष्टम के स्वामी हैं, तो संतान की हेल्थ को लेके दिक्कतें रह सकती हैं। इसके साथ साथ फिर यहाँ से मंगल अगर दृष्टि डालेंगे तो वो 8वें भाव पे ही सबसे पहले दृष्टि डालेंगे, जहां वो अपने ही भाव पर यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ मंगल अपनी तरफ से काफी ज्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे आपको अगर अष्टम भाव से संबंधित कोई भी समस्या आती है। लेकिन यहाँ मंगल का दृष्टि आपके लिए काफी पॉजिटिवली भी काम करेगा। इसलिए जो लोग अभी रिसर्च में लगे हैं या अष्टम भाव से संबंधित किसी भी अन्य कार्य में लगे हैं, उनको यहाँ काफी ज्यादा सपोर्ट मिल जाएगा। इसके साथ साथ लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो अपने इन-लॉज के साथ आपके रिलेशंस काफी ज्यादा खराब रह सकते हैं। मंगल का यहाँ फिर एस्पेक्ट रहेगा आपके 11th हाउस में, जहां ऑलरेडी राहु ट्रांजिट कर रहे हैं, तो ये एक्सपेक्टेशन को और भी ज्यादा तीव्रता से बढ़ाएगा क्योंकि मंगल आपको स्वयं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ ऑलरेडी राहु गोचर कर रहे हैं आपके 11वें भाव में। इसलिए यहाँ आपको थोड़ा सावधानी रखनी होगी। कोई भी ब्लाइंडली फैसला करना, बिना सोचे समझे आपको आगे बढ़ना, ये ठीक नहीं रहेगा। मंगल का यहाँ जो एस्पेक्ट है उसकी वजह से आप ब्लाइंडली कोई ऐसा फैसला ले सकते हैं अपने पैसे वगैरह को लेके, इनकम वगैरह को लेके, जहां पर आप सडनली कोई ना कोई चेंज चाहते हैं या प्रेजेंटली जो कंडीशन है उससे आप संतुष्ट नहीं है। तो यहाँ कोई भी बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं तो काफी सोच समझ कर ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके बाद मंगल यहाँ 12वें भाव को भी एक्सपेक्ट करेंगे। तो 12वें भाव को जब मंगल इस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, ये आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रह सकता है। अगर आपका जुपिटर का संबंध आपके 12वें भाव से है, चाहे प्लेसमेंट है चाहे दृष्टि संबंध है, तो ये आपके काफी ज्यादा फेवर में रहेगा। मंगल का एस्पेक्ट जो आपके 12th हाउस पे है वो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में थोड़ा सा आपको डिटेचमेंट लाएगा और इवन अगर आप फॉरेन में सेटल्ड हैं तो ये आपको ज्यादा सपोर्ट करेगा। इसके साथ ही फिर हम देख लेते हैं शुक्र को। शुक्र यहाँ आपके 2nd हाउस के लॉर्ड हैं और 7वें घर के भी वो लॉर्ड हैं। अब शुक्र का गोचर अगर आप देखेंगे तो शुक्र वृषभ में ही रहने वाले हैं। ऑलमोस्ट 26 जुलाई से फिर ये अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखने को मिलेगा आपको कि शुक्र का 2nd हाउस में आना कहीं ना कहीं आपके खर्चों को एकदम से बढ़ा देगा। आप कहीं कोई ऐसी
स्थिति में रहेंगे जहाँ पर आप कोई होटल वगैरह में, कोई फेमस रेस्टोरेंट वगैरह में ट्रैवल करेंगे, वहाँ आप जाकर खाना वगैरह खाएँगे। या आप कुछ ऐसी स्थितियाँ अपने लिए देखेंगे जहाँ पर आप कुछ स्पेशल खाना खाने के बारे में विचार कर रहे हैं, अपने स्पेशल डिश आप ट्राई कर रहे हैं। इसके साथ-साथ फैमिली के साथ आप कहीं न कहीं एन्जॉय करने को भी देखेंगे, बट वास्तव में क्योंकि मंगल का जो स्थिति है वो थोड़ा-सा इस मंथ में उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता, तो यहाँ पर कोई भी फैसला लेते हुए आपको काफ़ी सावधानी बरतनी होगी। इवन किसी फैमिली मेंबर का भी आपको यहाँ सपोर्ट चाहिए होगा। शुक्र यहाँ पर अपने ही भाव में होंगे, तो ये आपके लिए कुछ इनकम के नए सोर्सेज ला सकते हैं। आपको हालाँकि खर्चा बहुत ही ज़्यादा देगा शुक्र। अब मान लीजिए आपके सप्तम भाव में अगर कोई भी ऐसा प्लैनेट नहीं है जो आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता हो या आपको कुछ ऐसे निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकता हो जो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड होंगे आपके लिए। ऐसे में यहाँ आपका पार्टनर जो होगा, आपकी मैरिड लाइफ का जो पार्टनर है, कहीं न कहीं आपका जीवन साथी जो होगा, वो आपको ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है आपकी तुलना में। तो अब जीवन साथी से जो आप सपोर्ट पाना चाहते हैं, कहीं न कहीं आप थोड़ा-सा ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जीवन साथी आपकी फैमिली से रिलेटेड कार्यों में आपको काफ़ी मदद करेगा। शुक्र फिर यहाँ से एस्पेक्ट करेंगे अष्टम को। अष्टम को जब एस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ मंगल का भी एस्पेक्ट होगा और शुक्र का भी एस्पेक्ट होगा। तो ये आपकी मैरिड लाइफ में काफ़ी डिससैटिस्फैक्शन लाएगा कहीं न कहीं। बट पार्टनर से आपको धन के रूप में लाभ या आर्थिक लाभ मिल सकता है। फिर यहाँ बैठा हुआ जो शुक्र होगा वो आपकी वाणी के प्रभाव को काफ़ी अच्छा बनाएगा। हालाँकि मंगल केतु के साथ है तो ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव दिखाता है। लेकिन आप देखिए कि वास्तव में मंगल की प्लेसमेंट आपके चार्ट में कहाँ है। तो शुक्र का यहाँ आना, अगर मान लीजिए आप वाणी से कोई ऐसा बहुत टैलेंट वाला काम कर रहे हैं, कोई बहुत क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, तो आपके लिए ये काफ़ी बेटर साबित होगा। इसके साथ-साथ शुक्र कहीं न कहीं आपके खान-पान से जुड़ी हुई गतिविधियों और फैमिली के साथ जो आपके रिलेशंस हैं अपनी खुद की फैमिली के साथ, उनमें कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। फिर हम यहाँ देखते हैं बुध को। आपके तीसरे भाव के स्वामी और आपके छठे भाव के स्वामी बुध बनते हैं जो कि आपके 4th हाउस में रहेंगे। अब यहाँ बुध जो है वो वक्री कंडीशन में रहेंगे। वक्री कंडीशन में रहेंगे तो ये समय आपके लिए काफ़ी कुछ सोचने का रहेगा, विचार करने का रहेगा, इवन कुछ फैसले लेने में आपको काफ़ी समय भी यहाँ लग सकता है। तो यहाँ पे बुध आपको करियर के मामलों में बहुत ही बेटर अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं, जहाँ पर आपके सामने काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होंगे कुछ भी काम करने के लिए। बट उन काम में से आप कौन-सा काम पर्टिकुलरली सेलेक्ट करेंगे, इसको लेके आपको थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा। बुध यहाँ पे आपके चार्ट में तीसरे घर के स्वामी और छठे घर के स्वामी हैं, तो इन भावों से संबंधित अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको हो सकता है बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिलें और उन ऑप्शंस में से आप कौन-सा ऑप्शन अपने लिए सेलेक्ट कर रहे हैं, ये निर्धारित करने में आपको थोड़ा समय लग सकता है। बुध यहाँ से एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 10th हाउस को। 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो अब क्योंकि 10th लॉर्ड आपके 12th में ट्रांजिट कर रहे हैं, इसलिए करियर से संबंधित आप जितने भी फैसले लेने वाले हैं, उनमें आपको काफ़ी ज़्यादा सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। बुध का एस्पेक्ट जो आपके 10th हाउस पर है, वो आपको कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। जिस भी फील्ड में आप हैं, उसमें आपका कम्युनिकेशन आपका काफ़ी बेटर साथ देगा। तो बुध का एक तरीके से यहाँ देखा जाए तो, क्योंकि बुध एक द्वैतवादी ग्रह है, द्वैतवादी ग्रह होने की वजह से और वक्री हो जाने की वजह से कहीं न कहीं आपको बहुत सारे ऑप्शंस तो दिखाई देंगे, लेकिन वास्तव में आपके लिए कौन-सा ऑप्शन सही है, ये चुनना आपके लिए कभी-कभी उतना अच्छा साबित नहीं होता है। आपको काफ़ी सोचना पड़ सकता है। अब आप ये देखिए कि चंद्रमा का संबंध आपके बुध के साथ बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर मान लीजिए आपकी चंद्रमा अच्छी स्थिति में है चार्ट में और अगर बुध से उनका कोई भी संबंध बनता हो, तो ये काफ़ी बेटर रहेगा आपके लिए निर्णय लेने के मामले में। फिर हम चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा इस मंथ के स्टार्टिंग में आपको छठे भाव में देखने को मिलेंगे गोचर में। इस प्रकार का जो चंद्रमा होगा वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। आप दूसरों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। खुद के लिए हो सकता है कि आप कोई बड़ा या तो खर्चा कर लें या कोई अपनी चीज़ ऐसी जो आप दूसरों को प्रदान कर दें या दूसरों की हेल्प के लिए दे दें। ऐसे में विशेष तौर पे अपने आर्थिक रूप से जो संसाधन है उन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। चंद्रमा यहाँ 4th लॉर्ड होने की वजह से कहीं न कहीं आपकी डेली लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। चंद्रमा लगभग यहाँ 3 दिन तक अपनी स्थिति बनाए रखेंगे, उसके बाद चंद्रमा सप्तम में प्रवेश करेंगे। सप्तम में चंद्रमा के प्रवेश से आपका पार्टनर के साथ जो रिलेशन है वो थोड़ा बेटर होगा और पार्टनर की तरफ से आपको सपोर्ट भी मिलेगा। उसके बाद चंद्रमा क्योंकि आपकी जो पब्लिक इमेज है या पब्लिक छवि है उसको काफ़ी अच्छा बनाएँगे, तो यहाँ पर आपको दूसरों से बेहद सपोर्ट मिल सकता है। फिर चंद्रमा आपके अष्टम भाव में ट्रांजिट करने लगेंगे। ये इनका ट्रांजिट लगभग 7-8 तारीख के आसपास होगा। इस दौरान आपके आर्थिक मामलों में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं और आपके रिलेशनशिप को लेकर भी। यहाँ का जो चंद्रमा होगा वो इमेजिनेशन थोड़ी ज़्यादा देगा और स्ट्रेस भी थोड़ा ज़्यादा देगा। अष्टमेश अब क्योंकि केतु के साथ है, तो ये आपके सिक्स्थ सेंस को भी बढ़ाएगा। उसके बाद हम यहाँ लेते हैं सूर्य को।
तो सूर्य आपके पंचमेश है और पंचमेश होकर अगर सूर्य का गोचर देखा जाएगा तो सूर्य तीसरे भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं इस मंथ में। लगभग 15 जुलाई तक इनकी यही स्थिति विद्यमान रहेगी। इस स्थिति में गोचर में सूर्य रहेंगे तो ये आपके हार्डवर्क करने के लिए अच्छा है, कुछ भी नया सीखने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। वैसे भी इस मंथ में क्योंकि मंगल केतु का कंजक्शन है तो आपको यहाँ एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको अपनी एनर्जी को सही तरीके से इस्तेमाल करने के बारे में सोचना होगा। अब क्योंकि सूर्य पंचमेश है तो पंचम भाव से रिलेटेड मामलों में सूर्य का आपको जरूर ही सपोर्ट मिल जाएगा। इसके साथ साथ ये मंथ आपकी हायर एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि गुरु और सूर्य दोनों ही यहाँ आपके नवम भाव को प्रभावित कर रहे हैं अपनी दृष्टि के द्वारा। इसलिए जो भी लोग लॉन्ग डिस्टेंस टूर के लिए जाना चाहते हैं, इवन अपनी हायर स्टडीज के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही बेटर समय हो सकता है। यहाँ पर फिर सूर्य थर्ड हाउस में है तो ये भाई बहनों अपने रिलेटिव्स के लिए काफी आपके लिए सपोर्टिव होगा। हालांकि सूर्य एक बहुत ही एग्रेसिव प्लेनेट है, एक बहुत ही एनर्जेटिक प्लेनेट है, तो ये आपके हार्डवर्क को बहुत आसान कर देगा आपके लिए। इससे करियर में आपके लिए आगे बढ़ना और करियर से रिलेटेड डिसीजन लेना कहीं ना कहीं आसान होने वाला है। बट आपके चार्ट में गुरु वक्री कंडीशन में नहीं होने चाहिए। फिर सूर्य यहाँ से आगे बढ़ेंगे और आपके फोर्थ हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। लगभग इनका ये जो प्रवेश होगा 15 जुलाई के बाद होगा। 15 जुलाई के बाद सूर्य का जो फोर्थ हाउस में प्रवेश है ये आपके करियर के लिए सबसे ज्यादा बेटर साबित होगा। साथ ही साथ आप अपने घरेलू कंडीशंस में भी काफी ज्यादा सुधार देखेंगे। तो सूर्य का ये दोनों ही जो ट्रांजिट रहेंगे थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस, वो अपना अपना योगदान आपकी लाइफ में करेंगे और इसका आप बेहद फायदा यहाँ उठा सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ देख लेते हैं बृहस्पति को। बृहस्पति आपके नवम घर के स्वामी है और बृहस्पति गोचर कर रहे हैं तीसरे भाव में। तीसरे भाव का बृहस्पति ज्यादातर केस में आपके लिए अच्छा साबित होगा। और वैसे लगभग यहाँ पर जो स्थिति बन रही है सूर्य की वो 15 तारीख तक बन रही है, तो दोनों ही मित्र ग्रह हैं आपस में, तो 15 तारीख तक और भी ज्यादा बेटर कंडीशंस देखने को मिलेंगी। उसके बाद यहाँ क्योंकि गुरु जो है वो नवम घर के स्वामी है तो नवम से रिलेटेड कार्य करना काफी आसान होगा और साथ ही साथ 12th हाउस से रिलेटेड कार्य करना भी काफी आसान होगा। अब यहाँ का जो बृहस्पति का गोचर होगा ये उन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा देगा जो अपने हायर स्टडीज का प्लान कर रहे हैं, उसके लिए विदेश जाना चाहते हैं, या ऑलरेडी मान लीजिए कुछ लोग जो है विदेश में सेटल्ड हैं। यहाँ पे फिर गुरु का जो एस्पेक्ट रहेगा वो सप्तम भाव पे रहेगा। सप्तम भाव पे यहाँ गुरु आपको बिजनेस के मामले में अच्छा सपोर्ट करेंगे, पार्टनरशिप के मामले में, और मैरिड लाइफ में अगर आपको कोई समस्या आ जाती है, पार्टनर के साथ किसी भी तरीके का विवाद हो जाता है या कोई भी अन्य दिक्कत आपको जो सप्तम भाव से रिलेटेड आ रही है, उसमें बृहस्पति का बेहद अच्छा सपोर्ट रहेगा। हालांकि जब तक सूर्य बृहस्पति के साथ रहेंगे तब तक आपको वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं जरूर आ सकती हैं सामने, लेकिन वो समस्याएं बिल्कुल आपके लिए एडजस्टेबल होंगी। फिर यहाँ पे गुरु का एस्पेक्ट अपने ही भाव पे होगा जहां पर लगभग 15 तारीख तक सूर्य का इम्पैक्ट भी होगा नवम भाव पर, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बेटर होगा, आपको काफी लकी बनाएगा। इवन आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। फिर यहाँ पर गुरु का एस्पेक्ट आ जाएगा आपके 11th हाउस पे। 11th हाउस पे जो गुरु का एस्पेक्ट आएगा कहीं ना कहीं ये आपके लिए काफी सपोर्टिव होगा। यहाँ पर ऑलरेडी राहु गोचर कर रहे हैं तो यहाँ राहु के रिजल्ट और भी ज्यादा बेटर होंगे। वैसे भी राहु कुंभ राशि में काफी बेहतर रिजल्ट प्रदान करते हैं, लेकिन मान लीजिए कि आपके चार्ट में गुरु अपनी अच्छी स्थिति में हैं और हो सकता है राहु उतनी अच्छी स्थिति में नहीं होंगे, तो ऐसे में यहाँ आपको गुरु से ज्यादा सपोर्ट मिल जाएगा राहु के केस में। अब यहाँ गुरु जो 11th हाउस को और 7th हाउस दोनों को ही कनेक्ट कर रहे हैं तो ये बिजनेस करने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा साबित होगा। साथ साथ में आपकी पब्लिक छवि, आपकी पब्लिक इमेज भी काफी ज्यादा सुधरेगी। गुरु का एस्पेक्ट जो आपके सप्तम भाव पे है तो पब्लिकली डील करना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। लोग आपको काफी सपोर्ट करेंगे, आपकी बातों को मानेंगे और आपसे एडवाइस भी लेंगे। इस केस में आप अपने बिजनेस रिलेटेड या अपने पर्सनल रिलेटेड कोई भी अगर फैसला लेते हैं तो वो फैसला मोस्टली आपके फेवर में होने के चांसेस होंगे। उसके बाद क्योंकि गुरु आपके 12th हाउस के लॉर्ड हैं तो 12th हाउस से संबंधित आप अगर कोई काम करना चाहते हैं, मेडिटेशन वगैरह करना चाहते हैं या आध्यात्मिक उन्नति पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर हम यहाँ शनि को देखते हैं। शनि आपके 10th लॉर्ड और आपके 11th लॉर्ड है। शनि ट्रांजिट कर रहे हैं अभी 12वें भाव में। 12वें भाव में शनि, जैसे कि मैंने पहले भी बोला आपको, उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा बेटर होगा जो ऑलरेडी फॉरेन में सेटल्ड हैं। लेकिन वो लोग जो अभी फॉरेन जाएंगे शनि के 12th हाउस में जाने के बाद से, तो उनको थोड़ा शुरुआत में स्ट्रगल ज्यादा फेस करना पड़ सकता है, उनको थोड़ा व्यवधान भी कार्यों में कभी कभी आ सकता है। लेकिन अगर आपके चार्ट में शनि अगर वक्री स्थिति में हो तो उतना ज्यादा नेगेटिव प्रभाव आपके सामने नहीं आएगा। वैसे भी गुरु के साथ शनि न्यूट्रल प्लेनेट है तो यहाँ शनि काफी बेटर रिजल्ट प्रदान करेंगे। अगर उन लोगों का, जिन लोगों का ऑलरेडी फॉरेन के साथ कोई भी संबंध है शनि के गोचर से पहले ही, उन लोगों को यहाँ ज्यादा फायदा मिलने वाला है। शनि आपके चार्ट में 11वें घर के स्वामी और 11वें घर में राहु गोचर कर रहे हैं, तो जिन लोगों को विदेश से पैसा आ रहा है उन लोगों की इनकम में काफी वृद्धि होगी। इसके साथ साथ आप लोगों को कुछ नए इनकम सोर्सेज बनेंगे, इवन कुछ सडन इनकम सोर्सेज भी आपको अपने जीवन में देखने को मिल सकते हैं।
इसके साथ ही फिर हम यहाँ पे बात करेंगे राहु केतु के बारे में। राहु क्योंकि 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल होगा जिनका अभी कोई राहु महादशा या राहु अंतर्दशा चल रही हो। साथ-साथ में यहाँ पर राहु का जो प्लेसमेंट है वो आपको बहुत लोगों से जोड़ेगा, तो आपके नेटवर्क को काफ़ी ज़्यादा विस्तार देगा और आपको लोग काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करने वाले होंगे। केतु का जो ट्रांजिट है, यहाँ पर केतु का ट्रांजिट पंचम भाव में, जो कि आपके रिश्तों के लिए, आपकी संतान के लिए और इवन कहीं न कहीं आपके इमोशंस के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा। बट कुछ नया सीखना हो, कुछ बहुत सेक्रेटिव सीखना हो, तो ये आपको प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगी। और इस मंथ में क्योंकि मंगल भी केतु के साथ ही है, इसलिए यहाँ आपको और भी ज़्यादा बेटर सपोर्ट मिलेगा। बट यहाँ काफ़ी ज़्यादा विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो खुद से भी आप कोई बहुत बड़ी अपेक्षा ना करें, ना ही अपने पार्टनर से और अपनी संतान से भी। अदरवाइज़ आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कौन-कौन से अच्छे दिन हैं आप लोगों के लिए और कौन-कौन से खराब दिन हैं जो आपको इस मंथ में थोड़ा परेशान कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अच्छे दिनों को। अच्छे दिनों में देखा जाए तो 4, 5, 9, 10, फिर 20, 21, फिर 24 से 28 तारीख तक। ये आपके लिए काफ़ी बेटर दिन होंगे। अगर आप मान लो आपका कोई भी काम जो बार-बार आपने हार्ड वर्क किया बट नहीं बन रहा, तो आप इन दिनों में उस काम को प्लान कर सकते हो। उसके बाद हम देख लेते हैं कौन-कौन से ऐसे दिन हो जहाँ पर आपको काफ़ी डिस्टर्बेंस आ सकता है। सबसे ज़्यादा खराब दिनों में अगर देखा जाए तो चंद्रमा जब आपकी कन्या राशि में गोचर करेंगे, तो कन्या राशि में गोचर करने की वजह से 1 से 3 तारीख तक और 29-30 को ये आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लमैटिक समय रहेगा। प्रॉब्लमैटिक रहने के साथ-साथ इस दौरान आपके ऊपर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहेगा, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी और डेली लाइफ में आपके काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं। चंद्रमा का गोचर जो 6 से 8 तारीख तक होगा स्कॉर्पियो में, ये स्कॉर्पियो का गोचर आपको सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला होगा। एंग्जायटी और स्ट्रेस के मामले में ये आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाला समय रहेगा। चंद्रमा का गोचर जो मीन राशि में होगा 15 से 17 तक, ये ट्रांजिट कहीं न कहीं आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ाएगा, लेकिन इन दिनों में कुछ गलत फैसले होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। साथ ही साथ थोड़े आप इमोशनल रहेंगे या अपने आप के बारे में ही ज़्यादातर सोचने वाले होंगे। तो 15 से 17 तक थोड़ा-सा आपको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा और आपको थोड़ा अकेलापन भी यहाँ महसूस हो सकता है। तो ये कुछ आपके लिए प्रॉब्लमैटिक दिन रह सकते हैं। फिलहाल हमने पूरा यहाँ डिस्कस किया। मेनली ये मंथ आपको करियर के लिए सबसे ज़्यादा बेटर सपोर्ट कर सकता है। तो फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।